और इसकी एग्जांपल आपके विज़र्ड किंग हैं, जो कि टाइम मैजिक यूज करते हैं, और साथ में ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी शुकी हीरो हैं। पर इस टाइम विज़र्ड किंग ने अपनी सारी पावर खो दी है। अब तक हमने देखा आस्था कैप्टन यामी को हर्ट किंगडम के कर्स के बारे में बताता है और तब वो मिमोसा की मदद से हर्ट किंगडम जाने की परमिशन हासिल कर लेते हैं और हर्ट किंगडम जाते ही उनकी लड़ाई गाजा के साथ स्टार्ट हो जाती है और यहाँ आस्था वाटर स्पिरिट के साथ लड़ रहा होता है। और अब आगे और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था को एक इंसान की महसूस हो रही होती है और वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है और तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो कहती है मुझे माफ कर देना, पर मुझे इससे अच्छा महसूस हो रहा है। और तब वो उठते हुए आस्था के मुंह पर अपना सिर मारती है और तब वो वाटर स्पिरिट आस्था को दूर फेंक देती है और उस लड़की से कहती है क्वीन, आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आप जल्दी से चेंज कर लीजिए, हमसे मिलने कुछ गेस्ट आए हैं। तब यहाँ हम देखते हैं राजा नोबेल की स्पेल से बच जाता है और सोचता है मैं अपने डिफेंस स्पेल की वजह से बच पाया हूँ, पर मुझे लगता है कि उसने भी अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला नहीं किया है, तो चलो फिर अब उनसे मिला जाए। और तब वो उनके पास पहुँच जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे ये लड़ाई इसलिए करनी पड़ी ताकि मैं ये जान सकूं कि आप किस मैजिक स्टेज पर हैं। और यहाँ क्वीन भी आस्था को लड़ने का यही रीजन बताती है और कहती है जितना ज्यादा आपका स्टेज कम होगा उतनी ज्यादा आपके पास पावर होगी, और ये हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जादूगर हमेशा अपने मैजिक से लड़ते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग मिलकर भी एक जादूगर को नहीं हरा पाए हैं। इसी वजह से मैजिकल किंगडम में लड़ाई को एक दूसरे के पावरफुल मैजिक की मदद से जीता जाता है। इसलिए जब मैजिकल नेशंस में लड़ाई होती है तब वो उन नेशंस की मैजिकल पावर पर डिपेंड करती है। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो दूसरे किंगडम की पावर हमें तब पता चलती है जब हमें ये पता लगे कि उनके कितने लोग 0 स्टेज के करीब हैं। और अगर हम डेविल के साथ डील कर रहे हैं तो अगर कोई भी पर्सन स्टेज 1 के नीचे है तो वो कभी भी डेविल का सामना नहीं कर सकता। तब आस्था कहता है हम भी यहाँ पर डेविल के बारे में ही जानने आए हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्स है जो कि एक डेविल की वजह से हो सकता है। तब विंड स्पिरिट सोचती है ये चीज तो बस एक स्पिरिट गार्डियन को ही पता है, आखिरकार ये बात इन्हें कैसे पता चली। तब आस्था उनसे डेविल के कर्स के बारे में पूछता है और विंड स्पिरिट सोचती है इसके बारे में तुम्हें कभी कोई नहीं बताएगा। पर हम देखते हैं क्वीन अपने कर्स के बारे में बता देती है और कहती है अगर मैंने 1 साल के अंदर अंदर इस कर्स से अपना पीछा नहीं छुड़ाया तो मैं मारी जाऊंगी। तो वाटर स्पिरिट उन्हें ये बताने के लिए डांटने लगती है और कहती है पता नहीं मैं तुम्हारा क्या करूंगी, पर यही चीज है जो तुम्हारे बारे में खास है, तो इसलिए मैं आप सबको बता दूं ये कर्स ही वो रीजन है जिस वजह से हम आपको यहाँ लाए हैं, ताकि हम आपके मैजिक स्टेजेस को जान सकें और आपकी मदद से मैगुला को हरा सकें जिसने क्वीन को ये कर्स दिया है। तो क्वीन कहती है तो क्लोवर किंगडम के लोग, क्या आप हमारी मदद करोगे? पर तभी उन्हें याद आता है कि उन्हें अपने पौधों को पानी देना है और तब वो बात को बीच में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। तब नैरो कहती है अगर इनकी क्वीन ऐसे एक्ट करती है पता नहीं इस किंगडम का क्या होगा। और तब हम देखते हैं क्वीन अपने मैजिक से पूरे हर्ट किंगडम का डिफरेंट व्यू अपने सामने ले आती है और पूरे किंगडम में बारिश शुरू करवा देती है। तब नैरो सोचती है इसने चुटकियों में ही अपने पूरे किंगडम की इंफॉर्मेशन निकाल ली और अब ये हर जगह अपने वाटर को कंट्रोल कर रही है। तो ये है हर्ट किंगडम की क्वीन का मैजिक। और तब वाटर स्पिरिट क्वीन को अपने कपड़े चेंज करने के लिए कहती है और बाकियों से कहती है क्वीन ने अपने एंसेस्टर्स से इस किंगडम को बचाने और शांति रखने का वादा किया है, तो इसलिए हम इन्हें अभी खो नहीं सकते क्योंकि इनके जैसा कोई भी नहीं है। और तब हम देखते हैं नीचे गिर जाती है। तब आस्था कहता है कि ये भी डेविल की कर्स की वजह से है। तब क्वीन कहती है नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही बहुत ज्यादा आलसी हूँ। तो वाटर स्पिरिट कहती है जिस कर्स ने मेरी क्वीन का ये हाल किया है वो इस टाइम डायमंड किंगडम में है। तब हम यहाँ देखते हैं मैग्ना, लक और वेनिसा डायमंड किंगडम पर नजर रखने आए होते हैं, पर वो लोग देखते हैं एक अकेले पर्सन ने डायमंड किंगडम के सोल्जर्स को हरा दिया होता है। तब यहाँ लक बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। तब वेनिसा कहती है वहाँ जाने की सोचना भी मत लक। तब लक कहता है चाहे तुम मानो या ना मानो, पर मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि मुझे इस इंसान से नहीं लड़ना चाहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं गाजा और वो तीनों भी क्वीन के पैलेस के अंदर आ जाते हैं। तब नोएल कहती है आस्था, इस तरह किडनैप होना बंद करो, अब तो ये सच में बहुत सिरदर्दी वाली बात होती जा रही है। और तब हम देखते हैं क्वीन वहाँ आ जाती है। तब मिमोसा सोचती है इनका मैजिक तो सच में बहुत कमाल का है। तब फिंडल कहता है ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात स्वर्ग लोक की कोई अप्सरा नीचे उतर आई हो। और तो वो अपना सिर जमीन पे मारने लगता है और कहता है इस तरह सोचना बंद करो, ऐसे तो तुम मिस फिनिश उन्हें फिर से उठाती है। तब गाजा कहता है इसीलिए मैंने कहा था कि किसी को भी इनके साथ मिलने ना दिया जाए। तब मिमोसा कहती है मुझे तो लगा था हर्ट किंगडम के पास स्टेज 1 या फिर उसके ऊपर के बहुत सारे जादूगर हैं, तो आखिरकार आपको हमारी क्या जरूरत पड़ गई? तब क्वीन कहती है जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर हमें डेविल के साथ लड़ना है तो हमें सभी की पावर्स को स्टेज 1 या
फिर उसके ऊपर पहुंचाना होगा। और फिर भी उस डेविल को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्पिरिट गार्डियन नेचर से अपना मैजिक बोरो करते हैं जिससे उनका मैजिक पावरफुल होता है, पर इससे भी डेविल्स को हराया नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ क्लोवर किंगडम है जो कि इस तरह के मैजिक को क्रिएट करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जैसे कि चेन, स्टील और स्पेशल मैजिक, और इसके बदले में उन्हें नेचुरल मैजिक की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो फिर ऐसे ही एनवायरनमेंट में कोई ऐसा पर्सन पैदा हो सकता है जिसके पास डेविल को हराने की ताकत हो, और इसकी एग्जांपल आपके विजिट किंग हैं जो कि टाइम मैजिक यूज करते हैं, और साथ में ब्लैक बुल्स के कैप्टन यामी शुकिहिरो हैं। पर इस टाइम विजिट किंग ने अपनी सारी पावर खो दी है। और अगर मैं आस्था और नैरो की बात करूं तो फिर कॉम्पैक्ट मैजिक में नैरो 6 स्टेज पर है जिसके पास सीलिंग मैजिक है, और आस्था ही एक ऐसा है जिसके पास कोई मैजिक नहीं है, पर उसी वजह से वो एंटी मैजिक को हासिल कर पाया है। तो तुम जैसे लोग जिनकी पावर्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उन्हें हम आर्केन स्टेज पर मानते हैं जो कि स्टेज 0 से भी ऊपर होते हैं। तो इसलिए मुझे डेविल को हराने के लिए आप दोनों की जरूरत है, और इसके बदले में मैं आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हूँ। तब नोएल कहती है हम बिना परमिशन के कोई डील नहीं कर सकते। तब आस्था कहता है चलो फिर सीधा कैप्टन यामी से ही पूछ लेते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन यामी बाथरूम में बिजी होते हैं जिस वजह से वो आस्था का फोन काट देते हैं। तब यहाँ मिमोसा मार्क्स के साथ कम्युनिकेट करती है, और तब हम देखते हैं विजिट किंग क्वीन को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उनसे उनके मैजिक के बारे में पूछते हैं। तब मार्क्स विजिट किंग को छुपने के लिए कहता है ताकि क्वीन को उनके बारे में पता न लगे। तब आस्था कहता है चिंता मत करो, इन्हें पहले ही विजिट किंग की कंडीशन के बारे में पता है। और तब वो सारी बातें विजिट किंग को बता देता है, और तब विजिट किंग उस सारी डील के लिए मान जाते हैं। तब क्वीन कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, पर जिस तरह के तुम अभी हो वैसे तो तुम मारे जाओगे। तब आस्था कहता है पिछली लड़ाई भी विजिट किंग और एल्फ के लीडर की वजह से जीत पाए हैं, और उसमें भी हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी, तो क्या हम ये कर भी पाएंगे? तब क्वीन कहती है गाजा के ऊपर जो निशान है वो भी उस डेविल की वजह से ही है। तब विजिट किंग कहते हैं मैं स्पिरिट गार्डियन से पहले भी लड़ा हूँ और ये सच में बहुत ताकतवर है। तब नोएल सोचती है जिस इंसान को विजिट किंग भी मानते हो और जिसकी ताकत के आगे हम लोग भी टिक ना पाए हो, वो भी उस डेविल को नहीं हरा सकता। क्या सच में कुछ हो भी सकता है? तब आस्था सोचता है चाहे हम इस टाइम उस डेविल के सामने कुछ भी नहीं है, पर हमें ताकतवर बनना होगा। तब क्वीन कहती है डेविल मैगिक्यूला स्पेड किंगडम को डरा रहा है और स्पेड किंगडम के लोगों को यूज करके ही अपनी पावर बढ़ा रहा है, और उसके बाद वो हमारे किंगडम पर हमला कर देगा। अगर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रही तो मैं उस कर्स के कारण मारी जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि हम मेरी पावर के कम होने से पहले ही इस डेविल को हरा दें। हमारे पास आधा साल है, तो चलो फिर एक साथ ताकतवर बना जाए और डेविल के साथ लड़ा जाए, और इसके लिए आपको हमारे साथ 6 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। तब यहाँ मार्क्स कहता है विजिट किंग क्या ये करना सही रहेगा? मैजिक नाइट्स अभी भी एल्व्स के साथ हुई लड़ाई के कारण बहुत ज्यादा थके हुए हैं। चाहे हमारे पास आधा साल है, पर अगर हम हर्ट किंगडम के साथ उस डेविल के साथ लड़ेंगे तो हमारे बहुत से लोग मारे जाएंगे। तब विजिट किंग कहते हैं क्या तुमने रिपोर्ट्स देखी कि डायमंड किंगडम का क्या हाल है? तो अगर हमें भी उनके जैसा नहीं बनना है तो हमारे मैजिक नाइट्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और सोचते हैं मुझे पूरा यकीन है कि क्वीन भी यही सोच रही होंगी। और तब वो मार्क्स को सारे मैजिक नाइट कैप्टन्स को वहाँ बुलाने के लिए कहते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था, फिनरल, नोएल और नैरो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने ब्लैक बुल के बेस आ जाते हैं, और हम देखते हैं कैप्टन यामी अभी भी बाथरूम में ही होते हैं, और बाहर निकलते ही वो हर्ट किंगडम के बारे में पूछने लगते हैं। तब आस्था कहता है हमें पता चल गया है कि हर्ट किंगडम की क्वीन को डेविल ने कर्स किया है, और अब उनके पास सिर्फ 1 ही साल बचा है। क्वीन वहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है जिन्हें वाटर स्पिरिट ने चुना है, तो इसलिए अगर वो मरती है तो हर्ट किंगडम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तब कैप्टन यामी कहते हैं ये तो सच में बहुत बुरी बात है, तो क्या तुम्हें डेविल के बारे में पता चला? तब नोएल कहती है उस डेविल का नाम मैगिक्यूला है और वो इस टाइम स्पेड किंगडम में है। तब मैग्ना कहता है कैप्टन यामी कहते हैं तो इसका मतलब वो अकेला ही डायमंड किंगडम को तबाह कर देगा। और तब आस्था मार्स के बारे में सोचने लगता है। तब वेनेसा कहती है उसके आसपास होते ही हमें समझ आ गया था कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं हैं, तो अगर हम कुछ भी करते तो वो हमें मार डालता। तब कैप्टन यामी कहते हैं तुमने सही कहा, तो अगर हम उस डेविल को अपनी करंट पावर से नहीं हरा सकते तो हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा। तब नोएल कहती है क्वीन ने हमें 6 महीने दिए हैं जिसमें वो हमें ट्रेन करेंगी, और उसके बाद हर्ट किंगडम स्पेड किंगडम पर हमला कर देगा।
तब आस्था कहता है क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट होने के नाते अब हमें अगले 6 महीने बहुत ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम ताकतवर बन सके और हर्ट किंगडम के साथ मिलकर मैगी क्यूला को हरा सके। तब जोरा कहता है क्या हम ट्रेनिंग करके उस डेविल को हरा भी सकते हैं या नहीं? तब नैरो कहती है अगर हम स्टेज 1 या फिर उसके ऊपर के ना हुए तो हम उस लेवल के सामने खड़े भी नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हमें फर्स्ट क्लास सीनियर मैजिक नाइट जितना ताकतवर बनना होगा। पर कोई नहीं जानता कि इसके बावजूद भी क्या हम उसे हरा भी पाएंगे या नहीं। तब मैग्ना कहता है तो क्या तुम्हारा मतलब कि हमें 6 महीने के अंदर अंदर वाइस कैप्टन के जितना ताकतवर बनना होगा? तब फिनरल कहता है हमें ये भी पता चला है कि इस टाइम उस डेविल के साथ सिर्फ कुछ ही लोग लड़ सकते हैं और वो लोग विज़र्ड किंग, यामी, आस्था और नैरो हैं जो कि आर्केड स्टेज पर हैं। तब नोएल कहती है और मैं इसलिए पीछे नहीं हटना चाहती क्योंकि हमारा स्टेज अभी कम है, तो इसलिए हमें ट्रेनिंग करनी होगी। और सोचती है उस मैगुला ने मेरी माँ को मारा है, तो इसलिए मुझे ताकतवर बनना ही होगा। तब मैग्ना लक को हौसला देते हुए कहता है जब हमारे जूनियर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम सीनियर्स को भी कुछ करना चाहिए। तब लक कहता है तुमने सही कहा और वैसे भी इस टाइम मैं डर नहीं सकता क्योंकि हमारे दोस्त की जान खतरे में है। तब आस्था कहता है आखिरकार तुम किस दोस्त की बात कर रहे हो? तब गॉर्डन कहता है मैं भी स्टेज 1 तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड आस्था को बचा सकूं। तब आस्था कहता है मैं तो भूल ही गया था कि मुझे अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है, जिसके लिए मुझे मैगुला को पकड़ना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और तब हम देखते हैं सभी लोग अपने अपने रीजंस को सोचकर ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं तो इसका मतलब अगले 6 महीने के लिए ब्लैक बुल्स बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो और किसी के साथ भी टीम अप करके ट्रेनिंग कर सकते हो। तुम्हारा एक ही मिशन है कि तुम्हें ताकतवर बनना है और याद रखना हम स्पेड किंगडम के डेविल के साथ पंगा लेने जा रहे हैं, तो इसलिए मत हो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो इसलिए अपनी लिमिट्स को सरपास करना। अब गाइस इस आस्था और लियो पूरी तरह से थक चुके होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर नोएल उनसे आगे निकल जाती है और सोचती है मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब तक हमने देखा सभी मैजिक नाइट्स सब लोगों को ये विश्वास दिलाते हैं कि पूरे क्लोवर किंगडम में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है और अब हर जगह शांति है। तब यहाँ विज़र्ड किंग सारे मैजिक नाइट स्क्वाड कैप्टन्स को डेविल के बारे में बताते हैं और उन सभी को अगले 6 महीने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं और तब वो सारे स्क्वाड कैप्टन्स इस बात के लिए मान जाते हैं। अब गाइस जो सा 131 वाला एपिसोड है वो एक फिलर एपिसोड है जिसमें हम देखते हैं कि आस्था और यूनो अपने विलेज वापस चले जाते हैं जहाँ पर एक नया स्कूल खुला होता है और सिस्टर लिली वहाँ पर टीचर लगी होती है। तब आस्था और यूनो को वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहा गया होता है और तब वो लोग अपने अपने तरीकों से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो 2 लोग भी टीचर होते हैं जिन्होंने यूनो की ग्रीमोर को चुराने की कोशिश की थी, पर अब वो लोग यूनो और आस्था की कहानियों को सुनकर सही रास्ते पर चलने लग गए हैं। तब आखिर में हमें पता चलता है कि नैश सबसे छुप छुप कर आस्था की तरह ही ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो लोगों को ये साबित कर सके कि अगर कोई भी गरीब इंसान चाह ले तो वो कुछ भी बन सकता है। और तब यहाँ आस्था और यूनो अपना प्रॉमिस याद करते हैं और अपनी नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं अगले दिन सुबह सुबह आस्था ब्लैक बुल के बेस पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और मैग्ना और चार्मी उसे मोटिवेट कर रहे होते हैं। तब लक कहता है चलो अब ट्रेनिंग की जाए क्योंकि हमें ताकतवर होके उस डेविल को भी हराना है। तब चार्मी कहती है अगर ये बात है तो चलो ये खाना खा लो ताकि तुम और ज्यादा ताकतवर बन सको। और तभी हम देखते हैं अचानक से कोई उनके दरवाजे को जोर जोर से ठोकने लगता है और मैग्ना गुस्से से अपने दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तब आस्था कहता है रुको जरा, इससे मुझे कुछ याद आ रहा है, मुझे लगा ही था ये तो आप ही है कैप्टन मेरेलोना। तब हम देखते हैं कैप्टन मेरेलोना वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उठा ले जाती है। तब आस्था कहता है क्या इस तरह सारी स्क्वाड को किडनैप करना अच्छी बात है? कम से कम आप हमें ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं। तब कैप्टन मेरेलोना कहती है चुप कर जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। और तब हम देखते हैं वो लोग फिर से उसी वोल्केनो वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तब आस्था और नोबेल को छोड़कर किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो है कहाँ। तब आस्था सभी को उस जगह के बारे में बताता है। तब नोएल कहती है आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? तब कैप्टन मेरेलोना कहती है यहाँ पर हम ट्रेनिंग करेंगे बेवकूफों। तब हम देखते हैं क्रिम्सन लायन स्क्वाड भी वहाँ जाती है। तब लियो कहता है अपने राइवल को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सुना है कि तुम एल्व्स और डेविल की लड़ाई में बहुत ज्यादा बिजी थे। तब आस्था कहता है तुम
तुमने सही कहा और मैंने भी सुना कि तुम भी क्रिम्सन लायन की ढाल बन के लड़े। और तब वो दोनों अपनी अपनी बढ़ाई करने लगते हैं। तब वाइस कैप्टन रैंडल कहता है, ब्लैक बुल्स, पिछली बार हमारी बॉडी पर एब्स ने कब्जा कर लिया था, जिस वजह से हमने बहुत गलतियां की हैं, इसलिए हम माफी मांगना चाहते हैं। तब आस्था कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी को पता है कि ये सारा कुछ उस डेविल का कारनामा था। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, और अब हमें पता चला है कि स्पेड किंगडम का डेविल तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए हमें अपने किंगडम को बचाने के लिए ताकतवर बनना ही होगा और आस्था की इनोसेंस को भी प्रूव करना होगा। तब कैप्टन मरेलोना कहती है, अब पूरा क्रिम्सन लायन और जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वो सभी लोग इकट्ठे मिलकर यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। तब नोएल सोचती है, इसे इनवाइट करना नहीं कहते, ये तो किडनैपिंग थी। तब आस्था कहता है, तो चलो फिर अब जल्दी से वोल्केनो के ऊपर वाले हॉट स्प्रिंग पर पहुँचते हैं। तो कैप्टन मरेलोना कहती है, इस टाइम हम ऊपर नहीं जा रहे हैं बल्कि हम इस बार वोल्केनो के नीचे जा रहे हैं। ये जगह एक स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन है क्योंकि इस जगह के नीचे बहुत ज्यादा मैजिकल हीट है, जिसका मतलब तुम जितना ज्यादा नीचे जाते रहोगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी। और अगर तुम अपने मोनो स्किन को बनाए रखने में कामयाब ना रहे तो तुम्हारी बॉडी भाप बनकर उड़ जाएगी। और मैं तुम्हें बता दूं, नीचे वाला हॉट स्प्रिंग ऊपर वाले हॉट स्प्रिंग से ज्यादा अमेजिंग है। तो क्या तुम्हें अब ये सुनकर मजा आ रहा है? और तो हम देखते हैं ये सुनकर सभी लोगों की हवा टाइट हो चुकी होती है। तब चामी कहती है, क्या हम इस लावा को छोड़कर किसी स्वीट जगह पर नहीं जा सकते? तब मैग्ना कहता है, आखिरकार ये मानव स्किन क्या चीज है? तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी लड़ाई की ताकत को बढ़ा सकते हैं। माना स्किन में आप लोग अपने बॉडी के आसपास अपने मैजिक को फ्लो करवाते हैं, जो कि एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह एक्ट करता है। तब मैग्ना कहता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या हम एक बार सुन के इसे इतनी आसानी से कर लेंगे? तब कैप्टन मरेलोना कहती है, तो फिर भाप बनने के लिए तैयार हो जाओ। और तब कैप्टन वर्मिलियन उनकी मदद करने के लिए उन्हें एक मैजिक आइटम देते हैं और कहते हैं, ये एक टेम्परेरी मैजिक आइटम है, तो इसलिए अगर तुम्हारा मैजिक खत्म हो गया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तब हम देखते हैं लिया और रास्ता फिर से रेस लगाने की बात करते हैं। तब नोएल कहती है, क्या तुम भूल चुके हो कि तुम कोई मैजिक यूज नहीं कर सकते और पिछली बार भी तुम बस अपने ब्लैक मैजिक की वजह से बच पाए थे, पर तुम उसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकते। तब आस्था सोचता है, पिछली बार मैंने ब्लैक मैजिक को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करते हुए महसूस किया था, पर मैं उस टाइम इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, पर इस बार मैं इसे कंट्रोल करना जानता हूँ, तो इसलिए मैं इसे यूज कर पाऊंगा। तब हम देखते हैं आस्था एंटी मैजिक की मदद से अपनी बॉडी के आसपास मोना स्किन को एक्टिवेट कर लेता है और तब हम देखते हैं उसे देखकर बाकी सभी लोग भी एक्साइटेड हो जाते हैं और लक और मैग्ना एक दूसरे को चिढ़ाने लगते हैं। तब नोएल सोचती है, अब जब मैं वॉल्करी आर्मर को यूज कर सकती हूँ तो इसका मतलब मैं मोना स्किन को भी यूज कर सकती हूँ। तब कैप्टन वर्मिलियन उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं और यहाँ हम देखते हैं सभी लोग पूरी स्पीड से भागते हुए उस केव के अंदर भागने लगते हैं और तब हम देखते हैं चामी वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रही होती है। तब गॉर्डन कहता है, आखिरकार तुम कर क्या रही हो? तब चामी कहती है, इस जगह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तब कैप्टन मरेलोना कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकूंगी। इस गुफा में गर्मी के अलावा और भी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स हैं, तो अगर तुम लोग ग्रो नहीं करना चाहते तो यहाँ से जाने में ही भलाई है। तब गॉर्डन कहता है, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए ताकतवर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं चलूंगा। तब चामी कहती है, वहाँ पर जो से क्रिएचर्स हैं क्या वो टेस्टी है? तब कैप्टन मरेलोना हाँ कहती है और हम देखते हैं चामी पूरे जोश के साथ उस गुफा की तरफ बढ़ने लगती है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, अब ये देखने में बहुत मजा आएगा कि आखिर में कौन पहुंचता है। तब कैप्टन मरेलोना कहती है, इस ट्रेनिंग में सिर्फ हॉट स्प्रिंग तक पहुंचना ही जरूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि इस ट्रेनिंग को और भी ज्यादा मजेदार बना देंगी, तभी मैंने इस ट्रेनिंग ग्राउंड को चुना है। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और लियो सबसे आगे भाग रहे होते हैं, पर वहाँ पर बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी की वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है, पर वो फिर भी चीखने से बाज नहीं आ रहे होते और पागलों की तरह भाग रहे होते हैं। तब आस्था कहता है, नैरो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं तो बस यहाँ पर हॉट स्प्रिंग देखने आई हूँ। तो क्या इसका मतलब ये तुम्हारे लिए एक छुट्टी है? तब नोएल सोचती है, आखिरकार ये दोनों शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? इनकी वजह से तो मैं कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ। काश ये लोग यहीं मर जाएं। तब हम यहाँ देखते हैं क्रिम्सन लायन स्क्वाड के मेंबर्स भी आस्था और लियो का जोश देखकर मोटिवेट होके आगे बढ़ रहे होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं लक और मैग्ना शॉर्टकट रास्ता ढूंढने के चक्कर में पत्थरों पर चढ़ रहे होते हैं। तब मैग्ना सोचता है, यहाँ पर मैजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अगर मैंने थोड़ी सी भी अपनी कंसंट्रेशन खोई तो मैं भाप बन जाऊंगा। और तब लक ऊपर चढ़ते हुए मैग्ना के ऊपर पत्थर फेंकने लगता है और मैग्ना उसे गालियाँ दे रहा होता है। तब मैग्ना कहता है, क्या
तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ से कोई शॉर्टकट है? तुम्हें नहीं लगता कि हमें नीचे जाना चाहिए था? चिंता मत करो, मेरा दिल कह रहा है कि ऊपर कोई बहुत ज्यादा खतरनाक बैठा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे मिलूं और उससे लड़ूं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? इस टाइम हमें हॉट स्प्रिंग पर पहुंचना चाहिए, पर तुम मुझे ये कहाँ लेकर जा रहे हो? तब हम यहाँ देखते हैं चामी कुछ क्रिएचर्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर उसे कोई नहीं मिल रहा होता। तब गॉर्डन कहता है, लगता है चामी यहाँ पर कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। तब चामी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अभी अभी महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये लोग किसी से डर के छुपे हुए हैं। और तब हम देखते हैं चामी को कोई चीज अपनी तरफ खींचने लगती है, पर गॉर्डन चामी को पकड़ लेता है और उसे नेट छोड़ने के लिए कहता है, पर चार्मी उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। तभी मैग्ना और लक वहाँ आ जाते हैं और उस क्रिएचर पर हमला कर देते हैं। तो चार्मी कहती है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरा टेस्टी खाना यहाँ से भाग गया। तब लक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है चार्मी, ऐसा लग रहा था कि ये स्पाइडर तुम्हें खाने की कोशिश कर रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि यही वो ताकतवर क्रिएचर है जिसे मैं ढूंढ रहा था, पर आखिरकार वो गया कहाँ। तब हम यहाँ देखते हैं आस्था और लियो पूरी तरह से थक चुके होते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर नोवेल उनसे आगे निकल जाती है और सोचती है, मैंने जितना सोचा था मुझे उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तब लियो सोचता है, हम दोनों ही रॉयल्टी हैं, तो आखिरकार हम दोनों की पावर्स में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। और तब हम देखते हैं आस्था और लियो दोनों ही नोवेल के पीछे भागने लगते हैं। तब आस्था लियो से आगे निकलते हुए कहता है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता नोवेल, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं विज़र्ड किंग कैसे बनूंगा। तब लियो आस्था के साथ अपनी पहली मीटिंग को याद करता है और सोचता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुमने पहली बार अपनी ड्रीम्स के बारे में बताया था। चाहे तुम एक कॉमनर थे, पर फिर भी तुम्हारी उन बातों ने मेरे दिल को छू लिया था और तब से लेकर अब तक हमने एक साथ ट्रेनिंग की है और एक दूसरे से कम्पीट करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। मैंने अपने भाई का बदला लेने के लिए रॉयल नाइट्स को ज्वाइन करने की कोशिश की थी, पर मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं था, जिस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। पर मैंने कसम खा ली कि मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा और ताकतवर बनूंगा ताकि मैं तुम तक पहुंच सकूं। तब आस्था यहाँ पर नोवेल को रुकने के लिए कह रहा होता है। तब नोवेल कहती है, मैं रॉयल्टी हूँ, लोग मेरे लिए इंतजार करते हैं, ना कि मैं किसी के लिए। तब नोवेल आस्था को बीच पर इमेजिन करने लगती है और अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी आस्था नोवेल के पास पहुंच जाता है और नोवेल उस पर पानी मारकर उससे दूर चली जाती है और हम देखते हैं एक स्पाइडर उसे पकड़ लेता है। पर तभी उसकी चीख सुनकर आस्था उसे बचाने वहाँ आ जाता है और तब आस्था जैसे ही उस मॉन्स्टर पर हमला करता है, हम देखते हैं वो मॉन्स्टर आस्था पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब नोवेल जैसे ही उस मॉन्स्टर पर हमला करती है, हम देखते हैं वो अपना निशाना चूक जाती है। पर तभी लियो उस मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उसे पीछे धकेल देता है। तभी हम देखते हैं कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन मरेलोना भी वहाँ आ जाते हैं। तब कैप्टन मरेलोना कहती है, तुमने उस मॉन्स्टर के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसका मतलब ये ट्रेनिंग सेशन बहुत अच्छा गया। वो मॉन्स्टर अभी अभी यहाँ आया है, पर उसने यहाँ के बहुत सारे क्रिएचर्स को खा लिया है। मैं तो खुद उसे इस बात के लिए सजा देना चाहती थी, पर वो किसी तरह अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों को सेंस कर लेता है और उनके सामने बिल्कुल नहीं आता। तो इसलिए मैंने चारा बनाकर तुम लोगों को यहाँ भेजा ताकि वो तुम्हें खाना समझ के तुम पर हमला कर दे। तब नोवेल कहती है, जब आप ये सब कुछ जानती थी तो आपने हमें क्यों नहीं ये बताया? तब कैप्टन मरेलोना कहती है, चुप कर जाओ, लड़ाई के मैदान के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं होता और अब तो हम दूसरी दुनिया के डेविल से लड़ने जा रहे हैं। तो अगर तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे तो उस डेविल को कैसे संभालोगे? पर मैं ये मानती हूँ कि ये मॉन्स्टर अलग है, क्योंकि इसके अंदर से ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ मैजिक फील हो रहा है, जिसका मतलब ये मॉन्स्टर नेचुरली पैदा नहीं हुआ है। तब कैप्टन वर्मिलियन कहते हैं, तो शायद इसी वजह से ये तुमसे बचता फिर रहा है। तब कैप्टन मरेलोना कहती है, ये अपने आसपास अलग सी शील्ड बना रहा है, जैसे कि ये किसी तरह को कोई एंशिएंट कर्स हो। और तब हम देखते हैं सैलामेंडर अपनी आँख से एक डंजन का रास्ता खोल देता है। तब कैप्टन मरेलोना उस डंजन को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड